हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान उसके चैप्टर वाइज क्लास 10th के जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति उसकी चैप्टर वाइज सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसके हम ऑलरेडी 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लेकर आए छठा चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक दल। आज हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इसकी राजनीतिक दल की भूमिका क्या होती है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये राजनीतिक दल क्या होते हैं, हमारे भारत में राजनीतिक दल कितने हैं, वो नेशनल राजनीतिक दल कौन से होते हैं और स्टेट लेवल के राजनीतिक दल, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले और भी चैप्टर की सीरीज और भी चैप्टर की वीडियोस आपको उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो आप सभी जानते हैं राजनीतिक दल जो होता है वो हर कोई अपनी सरकार बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं। उसमें नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक जो होते हैं, जो उसमें कार्य करता है, जो सपोर्ट करते हैं। जैसे हम वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो उसी को हम वोट देते हैं, तो ये हमारे सपोर्टर वो आ जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो राजनीतिक दल का कार्य है। अब हम जानेंगे राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं इसमें चुनाव लड़ना, नीतियों कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखना और कानून निर्माण करना, हमारे लिए कानून बनाना या कानून में यानी कि संशोधन करना। जब किसी हमारे कानून जो कोई कानून बना हुआ है उसमें हमें जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजिंग लानी होती है तो उसी को हम संशोधन बोलते हैं। तो संशोधन करना, सरकार बनाना और सरकार बनाना और उसको चलाना, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। जैसे मान लीजिए जो पार्टी हमारे विनर्स है, जो सत्ता में नहीं है, उससे दूसरी पार्टी होती है, वो कौन सी होती है? विरोधी होती है, यानी कि वो विपक्ष में होते हैं। उनकी क्या भूमिका रहती है वो इस चीज के बारे में जानेंगे। मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, जनमत का निर्माण यानी कि किसी जनमत का निर्माण, यह सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। ये किसके राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या आता है इसमें। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, अभी जो मैं बताया था लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या रहती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों पर नजर रखना, यानी कि कोई सरकार है, अब कोई हमारे जो विपक्ष में नेता होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है कि वो सरकार पर नजर रखें। सेकंड हमारा क्या है? सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। अब कोई भी सरकार मान लो कुछ थोड़ा ऐसा जनता के खिलाफ कुछ काम करती है तो उसमें हमारे विपक्षी दल जो होते हैं वही उसके विरोध करते हैं। साथ में क्या होता है? सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना, जो सरकार चला रहे हैं उसके सकारात्मक भूमिका निभाना, ये सारे जो आते हैं इनके लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का होता है। लोकतंत्र क्या होता है वो हमने लास्ट चैप्टर में जाना ही था कि लोकतंत्र देश उस देश को बोलते हैं जिसमें लोगों में और लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार चलती है, उसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जैसे कि हमारा भारत है। अब देख लेते हैं राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि उसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे आधुनिक यानी कि आज के आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। अगर मान लो लोकतंत्र नहीं होगा तो ये नहीं चल सकता, वो भी बताएंगे आगे कैसे नहीं चल सकता, क्योंकि अभी चाइना का एग्जाम्पल आएगा तो उस चीज से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र व निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत दबाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। तो आप सिंपल सी चीज समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज लोकतंत्र नहीं होगा तो सब निर्दलीय होंगे। निर्दलीय मतलब किसी दल से बिना किसी पार्टी के वो लड़ेंगे और ना वो अपने जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो अपने पावर के तौर पर वो अपना इलेक्शन जीतेंगे और किसी से कोई वादा भी नहीं करेंगे। इस तरीके का ये इसमें बताना चाहते हैं। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगी संदिग्ध होगी, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो समझ गए इस
राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ती, इसलिए हमें राजनीतिक दल की जरूरत है। आइए आगे देखते हैं और क्या बता रहे हैं। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की जो नीतियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु ये सारे इसमें काम करते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समझने और सरकार की नजरों में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। मान लो एक ही दल है, कोई एक ही पार्टी है, तो कैसे दूसरा सामने वाला उस पर नजर रखेगा, कैसे उसके लिए विरोध करेगा। तो इसलिए जितने ज्यादा राजनीतिक दल होंगे इतना सरकार की कमियां निकालेगा, इतनी वो उन पर नजर रखेगा और इसी वजह से सरकार भी फिर ऐसा काम करेगी कि उसकी कमियां नहीं पकड़ी जाए। तो इसी तरह अब द्वितीय व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो एक द्वितीय व्यवस्था सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। जो मैं बता रहा था वो कहाँ है, वो उदाहरण है हमारा चीन का। चीन में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा दल इलेक्शन में लड़ना चाहता है तो वहां की जो सत्ता में पार्टी रहती है उससे पहले उससे अनुमति लेनी होती है। अब सिंपल सी चीज है, जब जो गवर्नमेंट जो सत्ता में है उससे हम परमिशन लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम जीत कैसे सकते हैं। तो वही चीज है। अब आता है द्विदलीय व्यवस्था। तो सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। जो कहाँ पर है, यूएसए यूके, ये यूके में है, यूएसए और यूके में है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो बहुदलीय व्यवस्था हमारे कहाँ पर है, भारत में। इसमें क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दलों में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है, यानी कि एक दूसरे की होड़ लगी रहती है तथा दो से अधिक पार्टी की सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है, उदाहरण भारत। अब सिंपल सी चीज है, अपना देखा होगा हमारी कंट्री, हमारे प्यारे भारत में एक नहीं अनेकों दल हैं और उसमें क्या है, हर किसी को अपनी सरकार की बनाने की वो रहती है। इसलिए सारे दल क्या करते हैं, जनता के बीच आकर अपने अपने फायदे यानी कि जनता के फायदे गिनाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कराएंगे, हमारी सरकार आएगी तो यहाँ कराएंगे। तो हर कोई, जैसे अब केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले जो वादे किए, बिजली फ्री करना, शिक्षा अच्छे कराना, शिक्षा फ्री कराना, इस तरीके के वादे करके उनको पूरा भी किया। इसी तरह और भी पार्टियां अलग अलग अपने स्टेट में सेंट्रल लेवल पे वो वादे करती हैं। तो ये कब होता है, ये जब होगा जब ही संभव हो पाता है जब एक कंट्री में अनेकों दल एक साथ इलेक्शन लड़ रहे होंगे। जब एक ही होगा तो वो क्या करेगा, सबको जिताना तो उसको ही है, लेकिन जब वहां पे बहुत सारे दल होंगे तो क्या होगा, तो हर सत्ता यानी कि हर पार्टी यही कोशिश करेगी कि हम उसको जनता को ज्यादा बेनिफिट हो, तभी तो जनता हमारे लिए वोट करेगी और हम सत्ता में बैठ सकेंगे। तो ये है बहुदलीय। तो आइए आगे देखते हैं गठबंधन या मोर्चा क्या होता है। अब गठबंधन के बारे में जानेंगे। तो गठबंधन वो होता है किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कोई दल चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से साथ आते हैं तो उसका संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। अब मान लीजिए अभी के टाइम पे एक इंडिया पूरी एक सबने मिलकर उसको इंडिया बनाया, उसमें कई सारे पार्टी मिलकर एक गठबंधन किया, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी पुराने एग्जाम्पल हैं, जैसे बिहार में गठबंधन सरकार चल रही है, एक लालू जी की पार्टी है और एक नीतीश जी की, दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई, वो गठबंधन सरकार है। ये होता कब है, ये जब ही हो पाता है जब कोई भी पार्टी मतलब पूरी बहुमत नहीं पाती है, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरी पार्टी के मेंबर उसमें आके मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। अब ये इसी में बताया गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार क्या, जो अभी मैं बता रहा हूँ, जब चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती तो या दो से अधिक राजनीतिक दल का विकास का साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाने, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यानी कि दो पार्टी एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं जनता के लिए और उस सरकार चला रहे हैं, उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इसी तरह अब आगे देखते हैं क्या है भारतीय लोकतंत्र के गठबंधन की सरकार की भूमिका। अब इसकी भूमिका क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये काफी पुराने टाइम से चली आ रही है। जैसे कि इसमें है भारत में सबसे पहले कब कि भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है, सेंट्रल लेवल पे। कब, 1989 से
और 2014 तक गठबंधन की सरकार रही है। किस तरीके से अब बता देते हैं। गठबंधन की सरकार के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अब अनदेखी नहीं कर सकते। केंद्रीय सरकार को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होता है। जो हमारी जो केंद्र सरकार होती है उसको सभी क्षेत्र को विकास पर ध्यान देना होता है। कितने राजनीतिक दल, अब बात कर रहे हैं राजनीतिक दल, कितने राजनीतिक दल, तो कोई देश ये तय नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी कंट्री ये चीज तय नहीं कर सकती कितने राजनीतिक दल। अगर आप चाहते हैं, आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं, तो आप भी अपने एक पार्टी बना सकते हैं। और वो पार्टी बनाने के लिए क्या चाहिए, कितने वोट, कितनी वो सीट, ये सारी चीजें जो नीड होती है वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो ये एक लंबे अंतराल के विकसित होते हैं, निर्भर करता है इस देश के समाज के प्राकृतिक तथा अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन, निर्भर करता है उस देश के राजनीतिक इतिहास तथा चुनाव प्रणाली पर। किस चीज पर करता है, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये जो बदलता नहीं है, बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, उस कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो ये उसको राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है। ये होते हैं क्षेत्रीय दल। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय दल क्या होता है, जो नेशनल पार्टी जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट को 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। तो अभी हाल ही की बात है, अभी रिसेंटली जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट में अपनी सरकार बना ली है पूरी बहुमत के साथ, और बहुत सारे स्टेट में अपनी कुछ सीटें भी हासिल की हैं। तो आइए आगे देखते हैं राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल में अंतर। तो इसमें है राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, तो देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद यह दल किसी क्षेत्र विशेष तथा संघ रहती है। लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% हासिल करें, ये, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करें। तो ये जो है राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने के लिए जो उनको वो चीज चाहिए थी, वो इसमें बताया कि इतना उनको इतने % वोट चाहिए और उनको हर जगह से मतलब कम से कम 4 सीटें लोकसभा की चाहिए, तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। इसी तरीके से अब बताया क्षेत्रीय दल किस तरीके से वो एक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% यानी कि 6% या उससे अधिक मत हासिल करे, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटें पर जीत दर्ज करें। तो इसमें क्या बताया, 6% उसको वोट मिलने चाहिए कम से कम, और या उसको मतलब 6% वोट को और उसको कम से कम 2 सीट जीत हासिल करनी चाहिए, तब उसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी। तो ये बताया राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए कितने वोट और कितनी सीट चाहिए लोकसभा की, और यहाँ पे बताया राज्य विधानसभा की। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया कि उसके लिए क्या नीड है। और आगे देखते हैं भारत में आजादी के बाद तक के दल, यानी कि भारत में आजादी के बाद कौन से दल ने क्या किस तरीके से, कौन से राष्ट्रीय दल हैं, कौन से राज्य दल हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आजादी के बाद के शुरुआती दिनों से लेकर 1970 भारत में केंद्र सरकार में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी। कब, आजादी के बाद से लेकर 1980 तक किसकी सरकार बनती थी, 1977 भारत केंद्र की सरकार बनती थी। अब आगे देखते हैं 1977 से 80 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी। इसमें 77 से 80 में किसकी सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद 1980 से 89 तक कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2 साल के अंतराल के बाद फिर से 1991 से 96 तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकार का दौर चला। फिर 8 सालों तक
कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बना के चले। फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी सरकार रही जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन था। तो 2004 से जो 14 तक सरकार रही है कांग्रेस की, उसमें और पार्टियों का गठबंधन भी रहा है। तो 2014 से 2018 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली और वह अपने दम पर सरकार बना पाई, तो वो है बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 से और अब तक जो है पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। इसमें भारत में दल, अब भारत के दल की बात करते हैं। 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ये 2017 तक की बात कर लिए। अब एक और है जो आम आदमी पार्टी है। तो नवीनतम जानकारी के अनुसार 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। पहला कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए पहला आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। भारत की आज़ादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही है और भारत की आज़ादी के बाद के कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद के स्तर वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इसी पार्टी की सरकार रही है। 50 से ज़्यादा, यानी कि पूरे कितना बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद 70 वर्षों में लगभग 50 से ज़्यादा साल तक किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार चलाई है। तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। तो इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में जब भी जाना जाता है। ये पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये पार्टी 2014 में सत्ता में आई। तो बहुजन समाज पार्टी, अब बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। तो इस पार्टी की स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी। इस पार्टी की जो स्थापना की थी तो काशीराम जी ने की थी। ये पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती थी। ये पार्टी जो थी वो बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती थी। जैसे बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी जो होते हैं, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लोग आते हैं। इस पार्टी के पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, यानी कि इस पार्टी की जो ज़्यादा पकड़, ज़्यादा सपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है। और ये उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बना चुकी है। और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें 2 बार सरकार बना चुकी है। अब आगे देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद। अब इनकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। इस पार्टी की कब हुई थी स्थापना? 1964 में। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके? मार्क्स और लेनिन के। यह पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, बिना किसी धर्म के पक्ष में बात करना, ये धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसको कौन कौन से स्टेट में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ? पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। खासकर ये गरीबों, मिल मजदूरों, किसानों, कृषकों, श्रमिकों और बुद्धिजीवियों के बीच रही है। मतलब ये किसके सपोर्ट में रही है? तो मिल मजदूरों के, किसानों के, और ये सब इनके सपोर्ट में रही है। और लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में इस पार्टी की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। अब हाल ही के कुछ, यानी कि अभी के कुछ सालों में इसमें तेजी से गिरावट आई है और ये पश्चिम बंगाल की सत्ता इसके हाथ से निकल गई है। अब पश्चिम बंगाल की सत्ता अब इसके हाथ से निकल चुकी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जान लेते हैं। अब ये क्या है? इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। इसकी नीतियां CPI-MA से मिलती जुलती हैं। 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद ये कमजोर हो गई। इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है। समझ गए? इनको ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है। अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में फूट के एक है कांग्रेस पार्टी और यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
अभी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कैसे बनी उसके बारे में जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप 1999 में इन पार्टी का जन्म हुआ था। 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद और धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है। तो किस किस की वकालत करती है? गांधीवाद, यानी कि जो गांधी जी की सोच थी उस पर वकालत करती है। धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी के धर्म में पक्ष न करना, उस पर करती है। समानता, सबको बराबर का देखना। और सामाजिक तो पता ही है, न्याय पर बात करती है। और संघीय ढांचे की वकालत करती है। तो ये इन सब पे वकालत करती है। ये महाराष्ट्र में काफी शक्ति में है, ये महाराष्ट्र की जो है काफी शक्ति में है। और इसको मेघालय, मणिपुर और असम में भी समर्थन प्राप्त है। तो और भी कौन कौन से स्टेट में प्राप्त है? मेघालय, मणिपुर और असम में। अब देख लेते हैं राजनीति के दलों के समक्ष चुनौतियां। और राजनीति के दलों के समक्ष चुनौतियां क्या है? तो वंशवाद की चुनौतियां, पारदर्शिता का अभाव है। सेकंड है हमारा आंतरिक लोकतंत्र का अभाविक कल्याणहीनता है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है। अब राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हाल ही में उठाए गए कदम। अभी जो कुछ कदम उठाए गए हैं वो क्या क्या है? दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एक दल बदल विरोधी मतलब जब कोई इस पार्टी से या कोई निर्दलीय जीत जाता है तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इस तरीके से जो होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया। और उसके बाद शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य सहमति चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न, आयकर मतलब टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। ये सब आपके हाल ही के उठाए गए कदम हैं। अब देख लेते हैं भविष्य के लिए सुझाव, जो भविष्य के बारे में सोचे गए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सदस्यों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। जो सदस्य हैं उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ क्षेत्र में सीट रिजर्व कर दी गई है, क्योंकि महिलाओं को भी इक्वल यानी कि समान सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए चुनाव का खर्च सरकार उठाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। तो इसमें बताया कि सरकार जो है खुद अपना मतलब चुनाव का खर्च उठाए। अब दल बदल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद यानी कि जीतने के बाद प्रतिनिधि का इस दल से को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, यह होता है दल बदल। मान लो अब यहाँ इस पार्टी से वो बंदा जीत गया, कल को पता लगा इसको छोड़कर दूसरी पार्टी को जाकर समर्थन कर रहा, तो उसके लिए इसी को हम दल बदल बोलते हैं। शपथ पत्र, अब शपथ पत्र के बारे में जान लेते हैं। ये शपथ पत्र होता क्या है? तो किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है तथा उसके साथ होने की शपथ खाता है। शपथ मतलब कसम खाता है। अब देख लेते हैं, यह हमारे लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक में हम जानेंगे राजनीतिक पक्षपात। राजनीतिक पक्षपात क्या होता है? तो इसमें बताया है कि पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका हुआ होता है। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक था और इसमें हमने जाना कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, उसके लिए कितनी मतलब उसको अगर मान्यता प्राप्त करनी है राष्ट्रीय राजनीतिक दल को तो उसको कितने % वोट चाहिए, कितनी सीटें चाहिए, इस बारे में हमने जाना। फिर राज्य के राजनीतिक दल के बारे में जाना, उसको कितने % वोट चाहिए और उसको कितनी सीट चाहिए, यह हमने जाना था। अब इसी को देखा और कौन कौन से हमारे देश में राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे उनको मान्यता प्राप्त है उनके बारे में जाना। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू साथियों, एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद।